हमने ध्यान से क्या बोल सकते हैं, 1 मार्क में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, इसका डिस्कशन चल रहा है। मान लेते हैं आपके कोई रिलेटिव है, सपोज वो एजेड है और बच्चे हैं नहीं, आपको देखते देख रेख नहीं करते उसकी, और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली साउंड हैं और कोई रिलेटिव की हेल्प करना चाहते हैं, तो कैसे हेल्प करें? एक तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपने उसको 1 लाख रुपए दे दिए, बट 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, हर महीने खर्च करता रहेगा, वो घर खर्च में बेसिक खर्चों में निकलते रहेंगे। हमें कोई ऐसी हेल्प करनी है उसकी कि उसका रेगुलर खर्चा चलता रहे। सपोज उसका खर्च बेसिक जो है वो 15,000 पर मंथ, तो 15,000 रुपये महीना उसके पास आते रहे, आप इस टाइप की हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक? तो ऐसे में क्या करना है आपको एक लंप सम अमाउंट कहीं इन्वेस्ट करना है। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है कि वो अर्निंग जो है 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ उसकी अर्निंग आए, ऐसा करना। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की आपने कहीं एफडी कर दी और उस पर जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो महीने का 15,000 आ रहा है, तो 15,000 रुपये से एफडी का इंटरेस्ट उस पर्सन को मिलता रहेगा, उसकी ये हेल्प होगी। इस टाइप की हेल्प कर रहे हैं, ये एंडोमेंट फंड है। एनजीओ को डोनेशन मिली है, अभी तक हमने पढ़ा एनजीओ को 2 टाइप की डोनेशन मिलती है। एक तो होती है जनरल डोनेशन, डोनेशन देने वाले ने ये नहीं बोला कि किस काम के लिए इस्तेमाल करना है, जिस मर्जी काम के लिए इस्तेमाल करो, बस पैसे देकर, दिस इज जनरल डोनेशन। दूसरी स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन देने वाला मेंशन करता है कि ये वाला पैसा आपको इसी काम के लिए इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए पैसा इस्तेमाल करना है। ये तीसरे टाइप के डोनेशन पढ़ रहे हैं। इसमें डोनेशन देने वाला वो कहता है कि जो मैं पैसे दे रहा हूँ ना, उस पैसे को तू हाथ नहीं लगाएगा, उससे जो इनकम होगी उसको यूज करना, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है? जो पैसा दिया जा रहा है लंप सम अमाउंट, उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, उससे जो इनकम जनरेट होगी सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये एंडोमेंट क्लियर हो गई बात? तो मैं लायबिलिटी है, लायबिलिटी एन्युटी फंड भी होता है। हां जी, एन्युटी फंड, एन्युटी फंड, ये जो एंडोमेंट फंड होता है उसको मंथली पैसा मिलता है, एन्युटी फंड में एनुअली मिलता है, एन्युटी फंड में एनुअली मिलता है। और कुछ ये 8 क्वेश्चन 9 10 10 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा है 250 मेंबर्स है और सब 1000 लेगा, 2,50,000 सब्सक्रिप्शन हो गया, लेकिन हमें 2 लाख मिला है, मतलब 316 है, तो मतलब 50,000 अभी भी रह रहा है, मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग है। जरूरी नहीं उसको लास्ट में एडवांस मिल गया इस साल का। हाँ, सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 250 मेंबर हैं और हर एक को 1,000 रुपए देना। इनकम पता लगे 2.5 लाख रुपए, खत्म हो गई बात। अगर आपको जरूरत ही नहीं है पढ़ने की, कुछ एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस देखने की जरूरत ही नहीं है, 2.5 लाख रुपए इनकम आगे सीधा सीधा। और क्वेश्चन सन्ड्री एक्सपेंस एक्रूइंग मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है। और कुछ सर इसमें पर्टिकुलर्स की साइड, मतलब रिसीट्स की साइड इसमें प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स रखा है, इसमें स्पोर्ट्स फंड होता तो क्या करते और दोनों होता, प्रॉफिट भी और स्पोर्ट्स फंड भी। प्रॉफिट फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड जाता है, स्पोर्ट्स फंड में ऐड कर देते हैं, वो तो लायबिलिटी में करता है। हाँ, फिर इनकम एक्सपेंडिचर भी नहीं आता, मतलब प्रॉफिट एक्सेस होता तो इनकम में आ जाता, प्रॉफिट साथ तो सरप्लस फंड में ऐड होता है। ये बात एक मंथ में जब भी नहीं आता। खत्म नहीं डाउट्स? वापस आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। लास्ट हमने 9 पॉइंट किया था, 10 पॉइंट पर आ गए। पेज नंबर 65 और पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 65 और पॉइंट नंबर 10। पेज नंबर 65 और पॉइंट नंबर 10। पहला पॉइंट, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 45,000। कार्तिक आपकी बात।
फटाफट आ जाओ। बाकी सब कॉपी पे करेंगे फटाफट, क्योंकि बोर्ड पे लिखने से पहले आप अपनी कॉपी पे लिख चुके हो। सर बाय आता सर मशीनरी रिड्यूस करनी है मतलब घटानी है। एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट किया जाता है। एंट्री के अंदर मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। एसेट की वैल्यू कम होना लॉस वाली बात है। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन डेबिट है तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। क्वेश्चन में बताया नहीं कि ओरिजिनल अमाउंट कितना था, इसलिए बैलेंस शीट में कितना आएगा ये हम नहीं बता सकते। इसकी पोस्टिंग फिर एक बार होगी बस, पहले भी एक बार नहीं तो एंट्री होता है, एडजस्टमेंट दो बार होता है ना। एडजस्टमेंट दो बार होती है, एक मशीनरी अकाउंट में और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट नाम है इसकी शुरुआत की जाती है। 11 पॉइंट में आ जाइए बताओ। सभी पढ़ेंगे 11 पॉइंट, वर्डिंग पर ध्यान दें। 10 पॉइंट 11 पॉइंट सर दिखने में सेम सा लग रहा है, लेकिन उसमें फर्क है। बड़े ही ध्यान से पढ़नी है आपको लैंग्वेज। बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बड़ा आसान है। एग्जाम में जो गलती करवाता है, कंफ्यूज करवाता है, वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। कोशिश रहे अगेन बोर्ड पे लिखने से पहले आप लिख चुके हो। सही है सर। मशीनरी वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। 70-80% बच्चे गलत कराते हैं एग्जाम में। अंडर वैल्यू का मतलब सोचते हैं सर वैल्यू कम करनी है, वैल्यू कम करनी है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखाते हैं। लैंग्वेज समझने की कोशिश करें। फाउंड अंडर वैल्यूड मतलब हमने मशीनरी की वैल्यू करी और देखा कि हमने वैल्यू गलती से कम लिखी हुई है, ये मतलब है इसका। अब इसको ठीक करना है तो वैल्यू बढ़ानी है। पॉइंट नंबर 11 और 11 का मतलब वैल्यू बढ़ानी है। अंडर वैल्यू लिखने का मतलब वैल्यू बढ़ानी है। अंडर वैल्यू पढ़ते ऐसा लग रहा है कि वैल्यू घटानी है, लेकिन घटानी नहीं है, वैल्यू बढ़ानी है। वाज फाउंड अंडर वैल्यू का मतलब गलती से वैल्यू कम लिखी हुई है, ये पाया हमने, ये देखा, इसलिए वैल्यू ठीक करनी है, वैल्यू बढ़ानी है। ध्यान रहेगा। फाउंड अंडर वैल्यू इसको ऐड करके लिख लो, इंक्रीज। फाउंडर वैल्यू का मतलब इंक्रीज करना है, ऐसे लिख लीजिए। हिंदी भी लिखने में कोई शर्म ना करें। कोई चीज आपको समझने में कि इसमें क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिखो उसको आप, लेकिन प्रॉपर उसको जो चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो चीज आसानी से समझ में आ जाए आप उसे लैंग्वेज में लिखो उसको। 12 पॉइंट पे आ जाएगी फटाफट। एंट्री जो लिखी है तो चेंज कर लो। ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन। एडिशनल जितनी भी दे रखी है इसके बाहर कोई एग्जाम में आनी नहीं है। शॉर्ट जितने एग्जाम में आएंगे सबकी समरी बनाकर दे रखी है, इकट्ठे सीक्वेंस के साथ, इजी फिर ऑर्डर रिलेटेड चीजें। मतलब 4 चैप्टरों में जितनी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट हैं वो सारी की सारी 2 पेज में कवर हैं। ये 2 पेज का डाला, रिवैल्यूएशन जी का डाला। All right.
45,000 रुपीस दिख रहा है, 10% दिख रहा है, लैंग्वेज पे ध्यान देते नहीं है बच्चे, 4,500 रुपए लिखाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 45,000 रुपीस दिख रहा है और 10% दिख रहा है, इंग्लिश छोड़ो, मैथ पे ध्यान दो और 4500 लिखाते हैं। समझे इस चीज को कि 45,000 का 10% नहीं करना, 45,000 रिड्यूस्ड फिगर है। एग्जांपल समझते हैं जी, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए है, जब उसको सैलरी मिलती है तो 20% का टैक्स कट जाता है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, उसको सैलरी 80,000 मिलती है। आई रिपीट, 1 लाख रुपए महीना सैलरी है, 20,000 रुपए टैक्स का कट जाता है, तो उसको हाथ में बॉस 80,000 रुपए देता है। ये क्वेश्चन है, और अब मैं आपसे ये वाला अमाउंट मिसिंग कर देता हूं और आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि मेरे को हाथ में 80,000 रुपए मिले हैं और मैं कहता हूं 20% टैक्स कटा है, तो बताओ मेरी सैलरी कितनी। तो अगर आप 80,000 का 20% 16,000 कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसका परसेंटेज नहीं लगाना। अब इस क्वेश्चन पर आता हूं। ओरिजिनल वैल्यू 50,000 लेस 10% रिड्यूस कर दिया हमने, एक्चुअल में वैल्यू कितनी बची 45। अब क्वेश्चन में ये दोनों अमाउंट नहीं दे रखे, क्वेश्चन में दे रखा है कि अभी जो वैल्यू है बुक्स में वो 45,000 है और वो 10% लेस करने के बाद की फिगर है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 10%। 10% माइनस करने के बाद जो बचा वो ये आया, तो मैं इसका 10% नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा, ये तो 90% है। ऐसे में क्या किया जाता है सर, मान लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू 100 है, जो घटाया है वो 10 है, तो जो वैल्यू बची है वो 90 है। 45,000 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय, आपको चेंज वाला अमाउंट जानना है 10 से मल्टीप्लाई करो, ओरिजिनल वाला अमाउंट जानना है 100 से मल्टीप्लाई करो। बेसिकली जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे कोई नंबर को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, परसेंटेज में ऑलरेडी है उसे नॉर्मल फिगर में कन्वर्ट करना होता तो 100 से 100 से डिवाइड करते हैं। ये 5,000 रुपए आ गए, तो चेंज वाला अमाउंट 5,000 है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जनरल एंट्री में चेंज वाला अमाउंट आता है, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 5,000, रिवैल्यूएशन में भी 5,000। अब जो रिवाइज वैल्यू है वो 50,000 है, वैल्यूएशन में 50,000। सर कॉन्सेप्ट इतना लंबा हो गया, एग्जाम में कैसे करेंगे, कितना रिवाइज करेंगे, रटने वाले बच्चे ध्यान दें। 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट, 100 माइनस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। इस क्वेश्चन में 10% का रेट दे रखा है, 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/90 मल्टीप्लाई, ये वाला काम कर। 20% होता तो 100 माइनस 20, यहाँ पर 80 बचता, मल्टीप्लाई बाय 20। 15% होता तो 100 माइनस 50, यहाँ बचता 85, मल्टीप्लाई बाय 50। क्लियर होगी बात, ध्यान रहेगा। नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, अंडर वैल्यूड वाले केस में बुक वैल्यू को ऊपर लिखो, नीचे 100 माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय परसेंट, ध्यान रहेगा। तो जब भी अंडर वैल्यूड वाला आ जाए, कुछ स्टार बना लेना 12 और 13 वाले पे। 12 और 13 वाले जब भी आते हैं, आधे बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में जब भी परसेंटेज आ जाती है अमाउंट की बजाय, उसमें गलती हो जाती है जल्दबाजी में, बच्चे 45,000 का ही 10% 4500 लिखाते हैं, ध्यान रहेगा जी। अब 13 पॉइंट वाला आ जाइए आप नेक्स्ट। अरे आओ भाई, आप आ रहे हैं।
was found अंडर वैल्यूड का मतलब गलती से वैल्यू कम लिख रखी थी, बढ़ानी है। was found ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से वैल्यू ज्यादा लिखी हुई थी, अब घटानी। टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, खुद आंसर सोचने की कोशिश करो कि ये आंसर होना चाहिए। फिर कंफर्म करने के बाद आपको ये सोचना है कि मैं किस डायरेक्शन में गलत सोच रहा था, अब किस डायरेक्शन में सही करना। हाँ तो वाज फाउंड ओवर वैल्यू का वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, अब घटानी है। चाहो तो अंडरलाइन करके लिख लो, फाउंड ओवर वैल्यू का मतलब डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। was found ओवर वैल्यू मतलब डिक्रीज करना है। तो सर ये ऑलरेडी मतलब बढ़ी हुई वैल्यू है, 60,000 रुपए बढ़ी हुई वैल्यू है। 60,000 का 20% नहीं करना, वो ऑलरेडी बढ़ी हुई फिगर है। देखो जो अमाउंट एंट्री में आता है वही अकाउंट में आता है। 60,000 रुपीस जो है वो बढ़ी हुई फिगर है। क्वेश्चन में कहता है 20% बढ़ा हुआ है, मतलब ओरिजिनल अमाउंट मान लीजिए 100 था, उसमें 20 बढ़ गया तो अब ये 120। जो क्वेश्चन में 60,000 दे रखा है ये 120 जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20। ये 10,000 रुपए आ गए। एंट्री में आएगा 10,000, एंट्री सही है ये वाली, क्योंकि लैंड की वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो क्रेडिट होगी, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। जो एंट्री में अमाउंट आएगा वही अमाउंट लेजर में आएगा। तो 60 की थी, 10 से कम कर दी, वैल्यू बच गई 50। बैलेंस शीट में बची हुई फिगर 50। तो ओवर वैल्यू वाले केस में क्या करना होता है, 120 कैसे ऐसे तरह लंबा थोड़ा ना काम में करेंगे। तो बुक वैल्यू अपॉन में 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट, बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय रेट। ध्यान रहेगा जी, 12 तो 13 पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसमें, अलर्ट रहें बिल्कुल इन दोनों के लिए। 14 पॉइंट क्या आएगी, क्रेडिटर टू बी एप्रिसिएटेड। एप्रिसिएट क्या होता है सर, डेप्रिसिएट का उल्टा होता है। डेप्रिसिएट में वैल्यू घटती है, एप्रिसिएट में वैल्यू बढ़ती है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होंगे। लायबिलिटी बढ़ना लॉस वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 12,000 रुपीस, 12,000 आ गया। एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्वेश्चन में बताया नहीं कि ओरिजिनल क्रेडिटर है कितने, इसलिए बैलेंस शीट में हम नहीं लिख पा रहे कि क्रेडिटर आएंगे कितने। ओरिजिनल सपोज जितना भी 1 लाख रुपए सपोज था तो 1 लाख प्लस 12,000, 1,12,000 हो गया। क्लियर हो गई बात सबको? नेक्स्ट आ जाइए। Outstanding expenses was found to be overvalued by 10,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 रुपए ज्यादा पाए गए। जब हमने वैल्यूएशन लगाई कि कितना लिखा हुआ है तो हमने देखा कि 10,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है। तो ज्यादा लिखा है का मतलब ठीक करना है, मतलब कम करना है। फाउंड ओवरवैल्यूड मतलब कम करना है। फाउंड अंडरवैल्यूड मतलब इंक्रीज करना है। ध्यान रखना है बात, क्या परसेंटेज में क्या अमाउंट हो। फाउंड ओवरवैल्यूड मतलब कम करना है। तो लायबिलिटी कम करते हैं तो डेबिट होती है, लायबिलिटी डेबिट हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है।
लायबिलिटी कम हो रही है अगर तो ये प्रॉफिट वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। अगेन ओरिजिनल अमाउंट पता नहीं है इसलिए बैलेंस शीट में नहीं लिख पाएंगे अभी। क्लियर हो गई ये बात? आ जाइए नेक्स्ट। एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट्स टू 1000 पेड बाय एडिट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आ गया था सर। एक्सपेंस होना, नुकसान होना, लॉस होना, नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 रुपए। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है। क्रेडिट द गिवर, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट द गिवर। एंट्री के अंदर क्योंकि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन डेबिट ही होगा। सही है। क्लियर हो गई ये बात सबको? नोट करने से भी साथ साथ डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ में एक्सप्लेनेशन लगा आपकी कुछ और दोबारा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट लगी तो तुरंत पूछ दें, बता दें। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 18। The 70 है क्या? सॉरी 17। Unrecorded investment exists 5,000 rupees, hence is to be recorded। हमने देखा कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखा था, उसकी भी वैल्यू निकल आई है कुछ, तो अब इसको रिकॉर्ड करना। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, ये प्रॉफिट वाली बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एसेट इंक्रीज डेबिट, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा। प्रॉफिट है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। अब देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा और बैलेंस शीट में क्या आएगा। पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो एंट्री के अंदर पार्टनर कैपिटल नहीं आया तो लेजर में भी नहीं आएगा, और बैलेंस शीट में हमारी जो नई इन्वेस्टमेंट है वो आ जाएगी 5,000 रुपए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड थी तो पहले की वैल्यू 0 थी। क्लियर हो गई ये बात? नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर के लिए 2500 रुपीस की, अब रिकॉर्ड करना। बेसिकली हुआ क्या था, गुड्स खरीदे हमने उधार और लिखना भूल गए, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई। लायबिलिटी इंक्रीज, या सभी नोट कर रहे हैं सभी आंसर साथ साथ, और सारे आंसर नोट करना। एंट्री भी, रिवैल्यूएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, थोड़ा फॉर्मेट बना करके रिकॉर्ड करते हैं। लॉस है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है सर, लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सही है। तो सन्ड्री लायबिलिटी वर्ड की जगह हम क्रेडिटर या सप्लायर वर्ड लिख देंगे। आप लोग सन्ड्री लायबिलिटी ना लिखें, सप्लायर या फिर क्रेडिटर वर्ड लिखें। सन्ड्री लायबिलिटी तब लिखते हैं जब हमें मेंशन नहीं है, पता नहीं है कि लायबिलिटी किस चीज की। इसमें लिखा हुआ सप्लायर के टुवर्ड्स हमारी लायबिलिटी, मतलब गुड्स खरीदे हम उससे। सन्ड्री लायबिलिटी की बजाय आप सप्लायर या क्रेडिटर वर्ड लिखेंगे, एंट्री में भी, लेजर में भी और बैलेंस शीट में। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर 19 पर आ गए, आ जाइए। में लिखा हुआ एक क्रेडिटर है 500 रुपए नहीं मांगेगा, हटा दो। रिटर्न बैक, राइट मतलब लिखना, राइट बैक या राइट ऑफ मतलब लिखे हुए को हटाना। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, खत्म हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इसलिए क्रेडिटर डेबिट हो रहा है। लायबिलिटी कम होना प्रॉफिट वाली बात,
इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा। ओरिजिनल अमाउंट नहीं पता क्रेडिटर का, इसलिए हम बैलेंस शीट में नहीं लिख पा रहे हैं कि क्रेडिटर कितने हैं। बेसिकली क्रेडिटर 500 रुपए से कम हो जाए। अगर सपोज 50,000 के थे तो 49,500 के थे। एंड रेगुलरली क्रेडिटर विल नॉट क्लेम, मतलब क्रेडिटर पैसा नहीं मांगेगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। 20 पॉइंट में रह जाएंगे। out of the amount of insurance premium which was debited to the P&L, 5,000 be carried forward as unexpired insurance। 5,000 रुपए का इंश्योरेंस अनएक्सपायर है, मतलब इस साल 31 मार्च तक वो एक्सपायर नहीं हुआ, अभी आगे भी जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होगा। एक्सपेंस को अगले साल लेके जाना है तो एसेट बना के लेके जाते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस टर्म भी बिल्कुल सही है। अब एग्जाम में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख करके आ सकते हैं, 100% सही है, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस लिख करके आ सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर का इस साल पे हो। अमाउंट है जी 5,000 रुपए। तो एग्जाम में अनएक्सपायर्ड लिखें या प्रीपेड लिखें, दोनों में से दोनों लैंग्वेज सही है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है, एसेट बढ़ रही है, पहले हमने उसको एक्सपेंस मान लिया था लेकिन एक्चुअल में एक एसेट है। एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, इसलिए लेजर में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि बैलेंस शीट में लिखो एक नई एसेट क्रिएट हो गई हमारे पास तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा। एक नई एसेट क्रिएट हुई है तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से। नोट कर लिया सभी ने? आ जाएगी जी नेक्स्ट। बैलेंस शीट में दे रखा हो प्रीपेड इंश्योरेंस, हां उसमें ऐड होता है, उसमें ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में। हां। पॉइंट नंबर 21, a bill for 5,000 rupees for electricity expenses was not accounted। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया सर, काम में बिजी थे, लिखने भूल गए। पे हो चुका होगा कि नहीं पे हो चुका होगा? डेफिनेटली नहीं पे हुआ होगा क्योंकि कभी भी कैश में एरर नहीं मिलते। ये पढ़ा मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर 5,000 कभी भी कैश में एरर नहीं होता, वो हैंड टू हैंड चेक हो जाता है, इसलिए डेफिनेटली ये आउटस्टैंडिंग होगा। चलो फिर से आप नेक्स्ट आ जाइए। ट्राई कीजिए आप लोग आकर के, गलत हो सही हो कोई बात नहीं। बिल है 5,000 रुपए का जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी हमने, वो डेफिनेटली पे नहीं हुआ। पे हो चुका होता तो कैश बुक में आ गया होता, कैश में कभी एरर नहीं होता। एक्टिविटी वाला चैप्टर कर चुके 11th क्लास में हम सब, पूरे चैप्टर में एक बार भी हमने कैश वर्ड नहीं लिखा था। कैश में एरर हैंड वर्ड पता लग जाता है, तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग बिल है। एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, नुकसान हो गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो सोच के देखिए सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कैसे हो सकता है? वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होने का मतलब है प्रॉफिट होना। प्रॉफिट कहां है आपका? है कि नहीं? लॉस ही लॉस है। इंग्लिश में लिखो अमाउंट किस चीज का? नेक्स्ट ट्राई करें। एंट्री बिल्कुल सही है, आउटस्टैंडिंग बस पर लगाना है। लेटर में आपको करेक्शन करनी है थोड़ी बहुत, क्या लगता है कहां करेक्शन होनी चाहिए, और बैलेंस शीट में करेक्शन करनी तो कहां करेक्शन होनी चाहिए, ट्राई करेंगे आप। देखिए एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो
तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन डेबिट होना चाहिए। तो ये एक मिस्टेक है, इन्होंने क्रेडिट में लिख दिया है, इसको ठीक करके आप डेबिट में लिख दीजिए। एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, इस चीज का ध्यान रखना। देखिए जो हम लेजर बनाते हैं, यहां से देखिए जब हम डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में कुछ लिखते हैं तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। एंट्री के अंदर जो क्रेडिट हो रहा है वो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो लेजर में आएगा पर्टिकुलर्स के कॉलम में आएगा वो यही आएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ध्यान रखिए डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्रेडिट साइड आता है। दूसरा ये एक लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट की एसेट में ना लिख करके हमने इसको आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लायबिलिटी में लिखना है 5। ध्यान रखिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। तेज करना है 22 में लिखा हुआ है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट फर्म फॉर डैमेजेस a liability to the extent of 6000 will be created for the same। मतलब हमारी कंपनी की वजह से किसी को नुकसान हो गया, डैमेज हो गया और हमें उसको 6000 रुपए देने पड़ सकते हैं। अभी तक दिए नहीं है, देने पड़ सकते हैं, उसके लिए हमें काउंटिंग करनी है। क्लेम फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस claim for damages। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा सर, क्योंकि लॉस हो रहा है हमको, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट बिल्कुल सही करा। क्लेम देना है, पैसे देने हैं डैमेजेस के लिए, तो लैंग्वेज आएगी क्लेम फॉर डैमेजेस। एंट्री बिल्कुल सही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वो पार्टी से कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर इसमें लिखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है जर्नल एंट्री के अंदर, इसलिए लेजर पोस्टिंग में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स में क्या आता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में लिखा है क्लेम फॉर डैमेजेस। बैलेंस शीट पैसे देने हैं, अभी तक दिए नहीं है, इसलिए लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में क्लेम फॉर डैमेजेस 6000। बैलेंस शीट कंटीन्यूअस लायबिलिटी जैसा ये डाउट था बताओ। तो हमें क्लेम के पैसे देने हैं, नुकसान हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, लॉस है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है लेजर में। एंट्री के अंदर पार्टनर कैपिटल नहीं आया, लेजर में पार्टनर कैपिटल नहीं आया, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, इसे बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखा होगा। डाउट ये आ रहा है दो स्टूडेंट्स का, सर ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट क्यों नहीं किया गया? व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी? which is not yet recorded, which is not to be accounted। और क्वेश्चन क्या आ रहा है, इस वाली लायबिलिटी को रिकॉर्ड करो, तो कॉन्टिजेंट किस बात की है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री होती है क्या? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की कोई लेजर पोस्टिंग होती है क्या? नहीं। क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्लेम के पैसे देने हैं और उसकी लायबिलिटी हमें क्रिएट करनी है, तो वो कॉन्टिजेंट कहां है? कॉन्टिजेंट तब होगी जब हमने नुकसान किया होगा सामने वाले का और अभी तक बहस नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुआ कि कितने पैसे देने, तब तक वो कॉन्टिजेंट थी। अब बातचीत हो गई या फाइनलाइज हो गया 6000 रुपए देने हैं, अब ये कॉन्टिजेंट नहीं रही, इसलिए हम अकाउंटेंट को बताया गया
कि रिकॉर्ड करो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी पॉइंट नंबर 23। A bill of exchange of 5,000 which was previously discounted with the banker was dishonored but no entry was passed. बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, वो डिसऑनर हो गया है और उस केस में क्या एंट्री करनी नहीं खर्चा हो रही 15,000 रुपए। ट्राई करें आगे अक्षर। जल्दी आओ फटाफट। आपकी बारी है, उसके बाद जी कार्तिक आ जाएगी। 11th क्लास में पढ़ाई नहीं करी आपने ईमानदारी से, इसे गलत हो रही है। 15 आगे बाकी ना बिल्कुल करेक्ट एंट्री है जी। तो क्वेश्चन में तो डेटर कहीं लिखा ही नहीं, डेटर कहां से लिख दिया इन्होंने, उसके लिए आपको 11th क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी डिसऑनर होता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, डेटर से बीआर लेते हैं हमेशा, डेटर को डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। इस क्वेश्चन में कहता है कि बैंक को हमने बीआर दे दिया था डिस्काउंट कराने के लिए, इसलिए बैंक को क्रेडिट करना। तो एंट्री में सर रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आया नहीं, तो लॉस कहां हुआ, बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया, बैड डेट नहीं हुआ। जिसका बिल था हम उसके पास जाएंगे, नोटिंग चार्जेस पे करेंगे, उसके अगेंस्ट केस चलेगा, केस जीतेंगे पैसे मिलेगा, हार जाएंगे तो बैड डेट हो जाएगा, पैसे हमारे नहीं, ना नुकसान हुआ है ना फायदा हुआ। अब बैंक को पैसे हम देंगे, डेटर से पैसे हम लेंगे, ये काम बढ़ गया बता हमारा, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा नहीं, तो लेजर में भी रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल में भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ना है इसका, बैलेंस शीट में देखो डेटर पढ़ना है, तो डेटर जितने भी दे रखे होंगे बैलेंस शीट में, उसमें हम ऐड कर देंगे 15,000, और बैलेंस शीट में जितना भी बैंक बैलेंस दे रखा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे 15,000। ये दो काम करना है बैलेंस शीट। अब देखो एग्जाम में अगर आप ये दो काम करने भूल भी जाएं तो भी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, क्योंकि एसेट साइड में डेबिट हो रहा है, ऐड हो रहा है, एसेट साइड में माइनस हो रहा है, तो टोटल टैली होने का मतलब ये नहीं कि पक्का सही है आपका आंसर। इंडिविजुअल अमाउंट चेक किए जाएंगे तो आपके दो अमाउंट में गलत पकड़े जाएंगे, डेटर और डेबिट, ठीक है। तो जो एंट्री आपको लग रही है बिल्कुल अलग सी है, तो पक्का एग्जाम में गलत करके आप उसको कुछ ना कुछ मार्क करते चलें। नेक्स्ट आ जाएंगे पॉइंट नंबर 24। Neha, an old customer whose account was written off as bad debts has promised to pay 3,000 rupees in settlement of her debt. बैड डेट्स हो चुके थे पास्ट में, अब वो डेटर हमें वापस मिला है और उसने वादा किया है कि जो बैलेंस हमारा पैसा उसने नहीं दिया था, पैसा मार लिया था, वो अब दे देगा। कंप्लीट करें आगे मैं।
करेक्ट करें या कंप्लीट करें, इट्स अप टू यू। ये टॉपिक अगर पक्का नहीं हो पाया तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर के वो नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनानी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए पक्का करना है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आंसर होता है वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जाता है, पार्टनर्स कैपिटल का जो आंसर होता है वो बैलेंस शीट के अंदर जाता है। अगर आपका रिवैल्यूएशन गलत तो पार्टनर्स कैपिटल ऑटोमेटिकली गलत। याद करो 11th क्लास, अगर ट्रेडिंग अकाउंट गलत हो गया तो पी&एल भी गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगा। वो सिचुएशन आकांक्षा करेक्ट करें। इम्प्रूवमेंट का स्कोप है अभी। इसको लगता है वाली एंट्री उसको आती है, वो आगे मेरे बोर्ड पर रैंडमली बीच में से इसको लग रहा है वो सही एंट्री मेरे को आती है, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ, आ जाएगी तो बोर्ड पर आकर के करें। सही है, ये भी सही है। नो एंट्री अगर आप लिख करके आते हैं एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन में तो आंसर सही। अब आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, जिसको लगता है कि एंट्री कर सकता है इस क्वेश्चन में वो आकर के बोर्ड पर करें। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है बेसिकली इसका, तो आंसर है नो एंट्री, जो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप एंट्री करके आए, वो तरीका भी सही। तो अगर एंट्री करके आना हो वो वाला आंसर मैं चाह रहा हूं आप में से कोई ट्राई करे बोर्ड पे आकर के। चलिए देखते हैं। दो बच्चों ने वाली एंट्री करी, दो बच्चों ने वाली एंट्री करी, एक बच्चे ने। आप दोनों एग्जाम में साथ साथ बैठना तो फुल मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि दोनों एंट्री साथ कर ली। डेटर डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और फिर बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, या फिर कंबाइंड एंट्री। यहां पर मैं लगा रहा हूं एंड और यहां पर मैं लगा रहा हूं और। देखिए क्या है कि जब हम इस चैप्टर के अंदर होते हैं तो हम 1 अप्रैल की डेट पे खड़े होते हैं, 31 मार्च खत्म हो चुकी है, ट्रेडिंग पीएनएल ऑपरेशन खत्म हो चुका है, तो हमारे पास राइट नहीं है कोई भी नॉमिनल अकाउंट ओपन करने का। जो भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करें वो एसेट या लायबिलिटी या कैपिटल वाले ही कर सकते हैं। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट नाम से एक नया अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ओपन करना भी चाह रहे हैं तो आपको हैंड टू हैंड अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, पुराना डेटर है, पैसे मर चुके थे, वो कह रहा है कि पैसे दे देंगे, तो डेटर बढ़ गया और हमें प्रॉफिट हो गया, इसी को तो बैड डेट रिकवर्ड कहते हैं। पुराना पैसा हमारा मिल रहा है, जितना भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। इसमें यही ट्रेडिंग में यही पीएनएल है। उन्होंने कहा माइंड एंट्री डेटर टू बैड डेट रिकवर्ड, डेटर टू रिवैल्यूएशन, डेटा नाम के साथ बढ़ गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट था क्योंकि फायदा। ये दो एंट्री करके आओ या फिर
ये एंट्री करके आओ या फिर नो एंट्री करके आओ। नो एंट्री क्यों सर? क्योंकि प्रॉमिस करा है, जो इंसान पहले ही पैसे मार चुका है हमारे, आदमी को पैसे दे करके नहीं, क्या प्रॉमिस करके गया कि पैसे दे दूंगा, कैसे विश्वास कर लें उस पर कि पैसे पक्का मिल जाएंगे। थोड़ा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें भी एंट्री करने से रोकता है। तो नो एंट्री आंसर भी इसका सही आंसर है। ये आंसर है, मतलब इसका दो एंट्री साथ में करें या फिर ये सिंगल एंट्री करें या फिर ये नो एंट्री करें। तो इस क्वेश्चन में नॉमिनल अमाउंट नहीं बोल सकते, स्कूल चैप्टर में बैलेंस शीट वाला ही होगा तो होगा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना ही नहीं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या क्योंकि क्लोज हो चुका है ना। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा डेप्रिसिएशन लगाना है क्वेश्चन के ऊपर, तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे हम, बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, ध्यान रखें ये वाला पॉइंट। पढ़े आगे आगे बढ़ने का टाइम हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं कंटिन्यू। चलो टॉपिक रहा है, रिवाइज करते रहें। संडे को टेस्ट ध्यान रखें।